देखिए, आपके फर्स्ट चैप्टर का 10th का रसायन शास्त्र का हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव लाए हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका हर वर्ष बोर्ड में 5 से 6 अंक अंक का पूछा जाता है। तो इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह पाठ का ऑब्जेक्टिव भी बहुत आसान है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है आपका ऑक्सीजन, बी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और सी में दिया गया है हाइड्रोजन और डी में दिया गया है नाइट्रोजन। तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट छूट गया है, वहां पर इक्विवेलेंट होगा इक्विवेलेंट Al2O3 प्लस 2Fi। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है तो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में है विस्थापन अभिक्रिया। तो यह कौन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यह कौन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है सही उत्तर का निशान लगाए। आपसे पूछा जा रहा है तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है सही उत्तर का निशान लगाए। तो देखिए, ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन बी में है क्लोरीन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन सी में है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन डी में है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपसे पूछा जा रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है उपाचयन, ऑप्शन बी में है संयोजन, सी में आपका दिया गया है अपचयन, डी में दिया गया है ऊष्माशोषी। तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपाचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, CuO प्लस H2 इक्विवेलेंट Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है तो CuO प्लस H2 इक्विवेलेंट Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया गया है उपाचयन, ऑप्शन बी में दिया गया है अपाचयन, ऑप्शन सी में दिया गया है उदासीनीकरण, ऑप्शन डी में दिया गया है रेडॉक्स। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अपाचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए में है सहसंयोजी, ऑप्शन बी में है वैद्युत संयोजी, ऑप्शन सी में है कार्बनिक, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो क्या कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक। तो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा जा रहा है तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यह अभिक्रिया आपका है। तो देखिए, अभिक्रिया में है 2Cu प्लस O2 इक्विवेलेंट 2CuO। तो यह इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए, आप ऑप्शन ए में है कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी में है कॉपर का अवकरण, ऑप्शन सी में है कॉपर का
नाइट्रेशन, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ से देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? आपसे पूछा जा रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में है सफेद, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है हरा, ऑप्शन डी में है काला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? तो सफेद है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए समीकरण, देखिए आपसे 9th ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है समीकरण CaCO3 इक्विवेलेंट CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? आपसे यह पूछा जा रहा है CaCO3 इक्विवेलेंट CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो देखिए यह 1 से 2 हो जा रहा है, तो इसी तरह अस्पष्ट है, तो यह वियोजन है। तो बिल्कुल वियोजन समीकरण है, आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आपसे पूछा जा रहा है तो साग सब्जियों को सड़कर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए ऑप्शन ए में है ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी में है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी में है उभयगामी, ऑप्शन डी में है प्रतिस्थापन। तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनने किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उसमें छेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है O2, ऑप्शन बी में है NO2, ऑप्शन सी में है NO2 और N2, ऑप्शन डी में है NO2 और O2। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो Na2 और O2। ऑप्शन बी आपका सही, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सही है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो निम्न में कौन सही है? तो देखिए ऑप्शन ए में है Na2CO3 इंटू 5H2, ऑप्शन बी में है Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन डी में है Na2CO3 इंटू 7H2O, ऑप्शन डी में है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो इसमें कौन सही है? तो इसमें आपका बी नंबर सही है, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है संक्षारण, ऑप्शन बी में है गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी में है पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी में है विद्युत अपघटन। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो कौन सी गैस बनेगी? तो देखिए ऑप्शन ए में है CO2, ऑप्शन बी में है N2, ऑप्शन सी में है H2, ऑप्शन डी में है SO2। तो कौन सी गैस बनेगी जब जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगा? तो H2 गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। देखिए आपसे पूछ रहा है कोई तत्व जल के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है।
कैसा यौगिक निर्मित करता है? तो उच्च गलनांक वाला। यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। और यह भी बोल रहा है तो यह यौगिक जल में घुल भी सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है Ca, ऑप्शन बी में है सी, ऑप्शन सी में है Si, ऑप्शन डी में है Fi। तो यह कौन सा यौगिक हो सकता है? तो यह कैल्शियम हो सकता है। Ca आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो जल का सूत्र होता है H2O। तो इसमें कितना हाइड्रोजन है? तो 2 है। तो यानी आपका ऑप्शन बी 1:2 सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है तो इस अभिक्रिया का कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन ए में है कार्बन का अपचयित हो रहा है, ऑप्शन बी में है जेडेनो उपचयित हो रहा है, ऑप्शन सी है कार्बन का अपचयित हो रहा है, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड उपाचयित हो रहा है। तो देखिए इसमें ZnO प्लस सी इक्विवेलेंट जेड प्लस सी हो, तो इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कार्बन उपचयित हो रहा है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? तो देखिए संयोजन अभिक्रिया का आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो इसमें देखिए दो तत्व मिलकर ए और बी तत्व मिलकर AB का निर्माण करते हैं। तो इसमें आप ऐसे ही अंदाजा लगा लीजिए तो कौन AB का निर्माण कर रहा है। तो चलिए ऐसे हम बता भी दे रहे हैं। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 2H2O प्लस O2। तो इसमें ए और बी मिलकर क्या बना रहा है? तो H2 बना रहा है, यानी आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? तो कोई उच्च श्रेणी वाला धातु अपने नीचे श्रेणी वाले धातुओं को हटा देता है। तो देखिए इसमें देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है CaCO3 इक्विवेलेंट CO प्लस CO2। ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है CO प्लस 2HCl इक्विवेलेंट CaCl2 प्लस H2। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है Fi प्लस CuSO4 इक्विवेलेंट FiSO4 प्लस Cu। तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें लोहा आयरन कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए में दिया गया हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन बी में दिया गया है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन सी में दिया गया है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन डी में दिया गया है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है CaCO3 इक्विवेलेंट CaO प्लस CO2।
ऑप्शन बी में है 2KClO3 इक्विवेलेंट 2KCl प्लस 3O2। ऑप्शन सी में है H2 प्लस Cl इक्विवेलेंट 2HCl। ऑप्शन डी में है मानव शरीर में भोजन का पचना। तो किसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं हो रहा है? तो इसमें सिर्फ H2 प्लस Cl इक्विवेलेंट 2HCl में अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं हो रहा है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन एक रेडक्स अभिक्रिया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें कौन रेडक्स अभिक्रिया है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है CaCO3 इक्विवेलेंट CaO प्लस CO2। ऑप्शन बी में दिया गया है H2 प्लस Cl इक्विवेलेंट 2HCl। ऑप्शन सी में दिया गया है CaO प्लस 2HCl इक्विवेलेंट CaCl2 प्लस H2O। ऑप्शन डी में दिया गया है NaOH प्लस HCl इक्विवेलेंट NaCl प्लस H2O। तो किसमें रेडक्स अभिक्रिया हो रहा है? तो CaO प्लस 2HCl इक्विवेलेंट CaCl2 प्लस H2O में रेडक्स अभिक्रिया हो रहा है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? देखिए आपसे पूछा जाए तो निम्न में कौन एक दहन अभिक्रिया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो निम्न में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो देखिए ऑप्शन ए में है जल का उबलना। ऑप्शन बी में है मोम का पिघलना। ऑप्शन सी में है पेट्रोल का जलना। ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है तो कौन दहन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन सी यानी पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का योग कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अपाचयन। ऑप्शन बी में है उपाचयन। ऑप्शन सी में है संक्षारण। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग उपाचयन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें कौन गलत है? तो देखिए ऑप्शन ए में है ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, यह तो सही है। देखिए अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ता है, देखिए ये भी सही है। ऑक्सीजन खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, देखिए ये वाला गलत है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यह गलत है क्योंकि ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन डी में है अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, यह सही है। तो इसमें कौन गलत है? तो ऑप्शन सी आपका गलत है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत नहीं करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है किसी यौगिक में रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन बी में है उपाचयन अभिक्रिया। ऑप्शन सी में है रेडक्स अभिक्रिया। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? तो उपाचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न तापमान की आवश्यकता होती है जो कहलाती है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, वह तापमान क्या कहलाती है? तो देखिए ऑप्शन ए में है प्रज्वलन। ऑप्शन बी में है ज्वलन ताप। ऑप्शन सी में है दहन ताप। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? तो प्रज्वलन ताप कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक
तो तत्व एक्स का नाम बताएं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो किसी तत्व के वाई के उपस्थिति में जलाने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो वह कौन तत्व है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है सोडियम, ऑप्शन बी में दिया गया है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में दिया गया है कॉपर, ऑप्शन डी में दिया गया है पोटेशियम। तो कौन तत्व है जिसे वायु में जलाने पर वह काले रंग का हो जाता है? तो कॉपर को वायु में जलाने पर काले रंग का हो जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्विवेलेंट BaSO4 प्लस 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए यह पूछा जा रहा है तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए ऑप्शन ए में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो यह कैसी अभिक्रिया है? तो देखिए इसमें दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है, इसीलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए Zn प्लस CuSO4 इक्विवेलेंट ZnSO4 प्लस Cu। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो यह दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? आपसे पूछा जा रहा है तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखिए तो इसमें Zn किसको विस्थापित कर दे रहा है? तो कॉपर का विस्थापित कर दे रहा है, तो इसीलिए यह विस्थापन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन ए आपका, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए C प्लस O2 इक्विवेलेंट CO2 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें दो तत्वों का क्या हो रहा है? तो संयोग हो रहा है, इसीलिए यह कौन अभिक्रिया होगी? तो संयोजन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए CaO प्लस H2 इक्विवेलेंट CaOH के होल ट्वाइस उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो CaO प्लस H2 इक्विवेलेंट Ca प्लस OH के होल ट्वाइस, तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें दो तत्व, यह कौन अभिक्रिया होगी? तो संयोजन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन ए में है तापीय वियोजन, ऑप्शन बी में है ऊष्मीय वियोजन, ऑप्शन सी में है आणविक वियोजन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन को क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन सी है उपाचयन अभिक्रिया, ऑप्शन डी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो वह अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है श्वेत, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है लाल, ऑप्शन डी में है हरा। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। देखिए आपसे पूछा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है।
देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अपचयन, ऑप्शन बी में है अपचयन, ऑप्शन सी में है संक्षारण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए में है MgCl2 एवं Cu, ऑप्शन बी में है AgNO3 एवं Cu, ऑप्शन सी में है NaCl एवं Cu, ऑप्शन डी में है FiSO4 एवं Ag। तो कौन एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, यानी सिल्वर नाइट्रेट एवं कॉपर एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए Pb प्लस CuCl2 इक्विवेलेंट PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो यह कौन रासायनिक अभिक्रिया है? तो देखिए ऑप्शन ए में है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है द्विव विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो यह कौन अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि PbCu को विस्थापित कर दे रहा है। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से अपचयन की गति हो जाती है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो वायुरोधी में खाद्य पदार्थ रखने पर अपचयन की गति हो जा रहा है। तो देखिए वायुरोधी का मतलब यानी उसमें वह अपने अंदर हवा को नहीं प्रवेश करने देगा। तो हवा का प्रवेश नहीं करने देगा तो अपचयन की गति अपने आप धीमी हो जाएगी, उपचयन की गति अपने आप धीमी हो जाएगी। तो इसमें आप देखिए तो धीमा कौन है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यानी धीमी हो जाएगी। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है? तो ऑप्शन ए में है O2, ऑप्शन बी में है CO2, ऑप्शन सी में है H2, ऑप्शन डी में है N2। तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो निकलती है हाइड्रोजन H2, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अभिकारक, ऑप्शन बी में है उत्पादक, ऑप्शन सी में है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है तो अभिकारक कहा जाता है। जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे कहते हैं तो अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए समीकरण H2H2 प्लस O2 इक्विवेलेंट 2H2 है एक। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो यह कौन अभिक्रिया है? H2 प्लस, देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो यह कौन अभिक्रिया है? तो ए और बी मिलकर क्या हो जा रहे हैं? तो ए बी हो जा रहे हैं, यानी आपका यह होगा संयोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्न में कौन ऑक्सीकरण करण की क्रिया नहीं है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है दहन, ऑप्शन ए में दिया गया है दहन, ऑप्शन
बी में दिया गया है श्वसन, ऑप्शन सी में दिया गया है भोजन का पचना, ऑप्शन डी में दिया गया है अवक्षेपण। तो कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण नहीं है, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अभिक्रिया 2FiSO4 इक्विवेलेंट Fi2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में दिया गया है संयोजन, ऑप्शन बी में दिया गया है संयोजन, ऑप्शन सी में दिया गया है अवक्षेपण, ऑप्शन डी में दिया गया है अपघटन। तो यह कैसी किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया है, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे इसमें पूछा जा रहा है अभिक्रिया ZnO प्लस CO इक्विवेलेंट Zn प्लस CO2 में अपचयित होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है CO2, ऑप्शन बी में है CO, ऑप्शन सी में है Zn, ऑप्शन डी में है ZnO। तो कौन अपचयित होता है? तो ZnO अपचयित होता है, ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है संयोजन, ऑप्शन बी में दिया गया है अपचयन, ऑप्शन सी में है उपाचयन, ऑप्शन डी में है विस्थापन। तो कौन है भोजन का पचना? तो अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण है? तो देखिए ऑप्शन ए में है Na प्लस H2O इक्विवेलेंट NaOH प्लस H2O। तो यह कैसा समीकरण है? तो यह संतुलित नहीं है। देखिए BaCl2 प्लस H2SO4 इक्विवेलेंट BaSO4 प्लस 2HCl। तो देखिए इसमें भी एक बी है तो इसमें भी एक है, इसमें 4 सल्फ्यूरिक तो इसमें भी है। तो देखिए यह आपका संतुलित समीकरण है। देखिए जितना इधर भी है उतना ही इधर भी है, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऑप्शन ए में है ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी में है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन सी में है विस्फोटक, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऑप्शन बी आपका सही है। सही है। देखिए काली चूना आप देखे होंगे किसी दीवार या कोई अन्य जगह पे भी इस पे पेंट किया जाता है, तो उसमें जब जल डाला जाता है तो वह जल गर्म होने लगता है। काली चूना पे जब जल डालने लगता है तो वह क्या होने लगता है? तो गर्म होने लगता है। तो गर्म होने लगे तो खुद उसमें देने लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? तो उसमें क्षेपी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन ए में है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है? वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ऑप्शन बी आपका सही है। तो देखिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों कहलाता है? तो क्योंकि इसमें ए बी और बी से मिलकर यह दो अलग अलग तत्वों को भी निर्माण करेंगे, तो इसलिए क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो निम्नलिखित में कौन संतुलित समीकरण नहीं है? आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है? तो कौन संतुलित समीकरण नहीं है? तो 2H2 प्लस O2 इक्विवेलेंट 2H2 यह कैसा समीकरण है? तो यह संतुलित है। तो देखिए फिर ऑप्शन बी में है 2KClO3 इक्विवेलेंट 2KClO3। तो देखिए ये भी संतुलित है,
इसमें जितना कैल्शियम इधर है उतना कैल्शियम इधर है, जितना क्लोरीन इधर है जितना क्लोरीन इधर भी है, जितना ऑक्सीजन इधर है जितना ऑक्सीजन इधर भी है। देखिए ऑप्शन सी में 2H2 प्लस Cl2। देखिए इसमें भी क्लोरीन 2 ठो है और हाइड्रोजन 2 ठो है, इधर भी क्लोरीन एवं हाइड्रोजन 2 ठो है, तो ये भी संतुलित है। देखिए ऑप्शन डी में है PbNO3 के होल ट्वाइस इक्विवेलेंट PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो देखिए इधर ऑक्सीजन आपका आपका 6 हो जा रहा है, तो इधर ऑक्सीजन आपका 5 ही पूज रहा है, तो इसीलिए संतुलित समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अप देखिए आपसे पूछा जा रहा है तो अपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है अपचयन में क्या होता है, तो ऑप्शन ए में हाइड्रोजन का वियोग, ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन का योग। तो अपचयन में क्या होता है, तो इनमें सभी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए देखिए अगला देखते हैं। देखिए जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। देखिए आपसे पूछा जाए तो जल में विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो ऑप्शन ए में है ओजोन, ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी में है इनमें कोई नहीं। तो जल में विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपका यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे।